आज के हम इस वीडियो में जो विभिन्न कक्षाएं होती हैं, परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण, कि इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाता है, कि परमाणु जो होता है उसके जो बाह्यतम कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे वो किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को समझने के लिए दो साइंटिस्ट थे, एक तो बोर और एक बरी। उन्होंने जो विभिन्न कक्षाएं थी, अलग अलग जो कक्षाएं थी, उनके लिए कुछ नियम दिए थे। तो हम उसको क्या कहते हैं, बोर बरी स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं अपने को, उनको बोर बरी स्कीम, बोर बरी स्कीम कहते हैं। इनके कुछ रूल हैं, कुछ नियम हैं। वो देखो, पहला कि बाह्यतम कक्षा तो समझ गए होंगे क्या होती है, कि परमाणु का नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार पथ होता है, ये वर्ताकार पथ ही क्या होती है, कक्षाएं होती है। कोष कहते हैं इनको, ऊर्जा स्तर कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ गए होंगे। पहली बात देखो, पहली बात इसने ये बताई बोर बरी ने कि जो परमाणु का बाह्यतम कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, 2n हो सकती है। बाह्यतम या कोषों में अधिकतम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2n हो सकती है। 2n हो सकती है। n क्या होता है, 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर होगा। अच्छी तरह से लिख देता हूँ, 2n स्क्वायर। n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। तो कक्षाएं कौन सी थी, नील्स बोर का हमने मॉडल पढ़ा। मॉडल में क्या दिया था कि इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है उनको कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 या KLMNO होती है। तो पहली कक्षा की बात करें, पहली कक्षा कौन सी थी, K। कौन सी थी, K। तो K में n का मान कितना रखेंगे, 1। तो क्या हो गया, 2 1 का स्क्वायर, टोटल कितने हो गए, 2। यानी जो पहली कक्षा होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने का फॉर्मूला यही होता है। फिर दूसरी कक्षा के देखते हैं, K के बाद में L का n का मान 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 का स्क्वायर, तो 2 का वर्ग 4 और 4 दूनी 8। L के बाद में M का मान हो जाएगा 3, क्योंकि ये दूसरी कक्षा थी, ये तीसरी कक्षा है। तो तीसरी कक्षा में 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। फिर चौथी कक्षा, चौथी कौन सी होगी, n। तो 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 16 दूनू 32। यानी कि जो n ये चौथी जो कक्षा होगी, नंबर 4 वाली कक्षा, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 32 हो जाएगी। पांचवी कक्षा में देखते हैं, पांचवी कक्षा MnO। तो O में n का मान 5, तो 2 5 का स्क्वायर 25, 25 दूनों 50। इस प्रकार हम जो कोई भी कक्षा होगी उसमें 2n स्क्वायर द्वारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, L में 8, M में 18, N में 32 और O में 50 होती है। ठीक है। बोर बरी स्कीम में जो दूसरा रूल था, उसने कहा कि कोई भी परमाणु होगा उसके बाह्यतम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। परमाणु के बाह्यतम
कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होगी, 8 होती। और थर्ड था कि अगर एक कक्षा में कंप्लीट नहीं भर जाती तब तक बाह्य दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जा सकते। यानी पहले जो निम्न कक्षाएं ये होंगी, जैसे पहली कक्षा भरेगी, उसके बाद में जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो दूसरी कक्षा में जाएगा। दूसरी कक्षा में जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में 9वां इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो इसमें आएगा। फिर तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में 19वां इलेक्ट्रॉन इसमें एन वाली कक्षा में जाएगा। तो एक कक्षा को पूरा होने के बाद में दूसरी कक्षा में बाद में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो एक कक्षा के पूर्ण होने पर इसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, ये थी बोरबरी स्कीम के कुछ नियम थे, 3 थे कि कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे ज्ञात कर सकते हैं हम, 2n² से। विभिन्न कक्षाओं के लिए मैंने मान बताया। परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई भी परमाणु होगा उसके लिए। और एक कक्षा के पूर्ण होने के बाद में उसके बाद में दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो नोट कर लो एक बार इसको, फिर इसके बाद में जो अलग अलग परमाणु हैं उनके जो संरचना है वो पढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, हम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन की देखते हैं। हाइड्रोजन की संरचना कि इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित रहते हैं। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि कोई उदासीन परमाणु होता है। क्या होता है? उदासीन परमाणु। तो उदासीन परमाणु के लिए क्या बताया था मैंने? P बराबर E बराबर Z बताया था। क्या बताया था? P बराबर E बराबर Z बताया था। P का मतलब प्रोटॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन, Z का मतलब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। और मौलिक कण कितने होते हैं परमाणु के? 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? आवेश नहीं होता है उन पर, यानी उदासीन होते हैं। और कहाँ पर होते हैं? नाभिक में स्थित होते हैं। तो हाइड्रोजन की संरचना में मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो ये इसका क्या हो गया? परमाणु का नाभिक हो गया। और ये इसकी पहला कोष हो गया। तो पहले कोष में इसके पास ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? संरचना हो गई। 2 पे बात करें, हाइड्रोजन के बाद में क्या आता है? हीलियम। हीलियम की संरचना। तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन, तो E बराबर लिख देता हूँ मैं। E बराबर कितना है? 1। और यहाँ पर E बराबर कितना हो जाएगा? 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 2 ही है, बताया उसके अकॉर्डिंग। तो नाभिक के बाद में ये इसके बाहर चारों तरफ क्या पाई जा रही है? बाह्यतम कोष है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब पहली वाली कक्षा में तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। और हीलियम के बारे में मैंने बताया होगा कि हीलियम क्या होता है? अक्रिय गैस होता है, किससे क्रिया नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इसका बाह्यतम कोष क्या हो गया? कंप्लीट हो गया है। क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं और इनको बाहर निकालने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो पर्याप्त नहीं होती है। और नाभिक का जो आकर्षण बल है वो इतना पावरफुल होता है कि इनको बाहर निकलने नहीं देता। तो ये पहली कक्षा कंप्लीट। हाइड्रोजन के बाद में लिथियम की देखते हैं। और लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। ये नाभिक हो गया परमाणु का और ये इसकी पहली बाह्यतम कोष हो गई। पहली बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 ही। तो कंप्लीट हो गए। अब तीसरा जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इससे नेक्स्ट कक्षा में जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में जाएगा। ठीक है। फोर्थ में लिथियम बेरिलियम। और बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे।
तो ये इसका नाभिक हो गया, ये इसकी पहली बाह्यतम कोष हो गया, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, और ये दूसरी बाह्यतम कोष होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि बेरिलियम के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 कंप्लीट हो गए। बेरिलियम के बाद में हम देखते हैं 5 नंबर पर बोरोन, और बोरोन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 5। कैसे बताओगे? ये इसका नाभिक, ये इसकी बाह्यतम कोष। तो बाह्यतम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी वाले में कितने आएंगे? 3 बच रहे हैं ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, क्योंकि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम? मैंने बताया था 8 आएंगे। जब तक 8 यहाँ पर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक नेक्स्ट वाली कक्षा में नहीं जाएंगे। इसके अनुसार बता रहा हूं मैं बोर-बरी स्कीम के बारे में। फिर आता है कार्बन। कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ये इसका नाभिक, ये इसकी बाह्यतम कोष पहली और ये दूसरी, तो 1 और 2 और कितने आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जो आपको ये सर्किल के रूप में जो राउंड राउंड शेप में जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। आप चाहे तो इसको कैसे बना सकते हो? इसको ऐसे बना सकते हो कि ये इसका नाभिक हो गया, ये इसकी पहली कक्षा होगी, ये ई इलेक्ट्रॉन हो गया। ई के रूप में भी दर्शा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 1 2 3 और 4, ठीक है। या तो डॉट्स के रूप में दर्शा दो, पॉइंट के रूप में, या ई लिखकर दर्शा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी जैसे दर्शाना चाहो, ठीक है। तो 6 तक हो गया। उसके बाद में देखो आगे, नोट कर लिया? उसके बाद में देखो आगे, कार्बन के बाद में आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 7 नंबर पे आ रहा है तो 7 ही क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ये इसका नाभिक परमाणु का, ये इसकी पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? तो दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? अब कितने बच गए? 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इजी वे में आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। कैसे पता रखोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2n² से, अभी बताया था ना मैंने, 2n² से ध्यान रखोगे किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 के बाद 8 पे आता है ऑक्सीजन। 8 पे क्या आता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे। ये नाभिक परमाणु का, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। कोष भी बोल सकते हैं, ऊर्जा स्तर भी बोल सकते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बच रहे हैं? अभी 6 बच रहे हैं, तो 6 इसमें आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। 9 नंबर पे आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9 ही हो जाएंगे। ये नाभिक परमाणु का, ये इसकी पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हो कि सभी में सेम चल रहा है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है बस 1 इलेक्ट्रॉन ही मैं बढ़ा रहा हूँ। कैसे देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसमें कितने आ जाएंगे? 7, ठीक है। तो इसमें कितने आ जाएंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 तो दूसरी कक्षा में और पहली कक्षा में 2, तो कितने हो गए? 9, क्योंकि इसके पास, फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और आवेश कैसे आता है? कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या अंदर ग्रहण कर लिया जाए। अगर बाहर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कौन सा आवेश आता है? धन आवेश। और अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऋण आवेश आता है। 10 नंबर पे आता है नियोन। नियोन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10, और ये इसका नाभिक हो गया, पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कितने बच गए? 8। तो 8 तो आपको पता है दूसरी कक्षा में आ ही सकते हैं, तो वर्षा दो। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया? इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किसमें होगी? ये नियोन में होगी। इसके बाद में 11 नंबर पर चलते हैं सोडियम। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो कैसे बरसाएंगे? ये इसका नाभिक हो गया, ये इसकी पहली बाह्यतम कोष और ये दूसरी। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। 3 4 6 7 और 8 हो गए। तो 8 और 2 10 ही हुए। अब 11वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उससे नेक्स्ट वाली कक्षा में। नेक्स्ट कौन सी आएगी? तीसरी कक्षा आ जाएगी। और तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन है।
12 नंबर पे आ जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 12। ये इसका नाभिक, ये इसकी पहली कक्षा, और ये दूसरी कक्षा, और ये तीसरी कक्षा, क्योंकि तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये 1 और 2, तो ये टोटल कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार कितना भी परमाणु क्रमांक हो, आप इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के लिए आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो कि व्यवस्था कैसे होती है परमाणु के अंदर। बस ध्यान रखना कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2n² से आप पता रख लोगे। और आप इसको कंप्लीट होने के बाद में ही, मतलब पहली कक्षा को कंप्लीट होने के बाद में ही दूसरी कक्षा में जाना है, और दूसरी कक्षा में कंप्लीट होने के बाद तीसरी कक्षा में, और तीसरी जब कंप्लीट हो जाएगी तो चौथी कक्षा में जाना है। इस प्रकार आप कोई भी परमाणु हो उनके लिए जो इलेक्ट्रॉन की जो व्यवस्था है वो बता सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।